फिल्म एक सन्नाटे से भरे खाली घर से शुरू होती है। हमें घर के हर कोने में देखने का मौका मिलता है, लेकिन ये सब एक आदर्शीय इकाई की दृष्टिकोण से हो रहा था। वो अस्तित्व धीरे से ऊपर उठता है, एक पुराने लकड़ी के कपाट में छिप जाता है और इंतज़ार करता है। तभी घर में हलचल होती है। रेबेका नाम की एक महत्वाकांक्षी महिला अपने परिवार के साथ घर देखने आती है। ये घर उसके बजट से बाहर है, लेकिन टालिन में उसके प्रोफेशनल स्विमर बेटे टायलर के स्कूल के पास है। रेबेका की आंखों में चमक आ जाती है। वो टायलर से कहती है, तुम यहाँ से नेशनल लेवल की तैयारी करोगे, ये घर बस परफेक्ट है। पति चिंता से कहता है, रेबेका तुम सिर्फ टायलर के बारे में सोच रही हो, क्लोई अभी इससे बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं है। अपनी दोस्त की मौत के बाद वो सदमे में है। रेबेका निर्ममता से कहती है, उसे बस समय चाहिए, हम ये घर लेंगे। उनकी बातें, उनकी चिंता, उनकी महत्वाकांक्षा, कपाट में छिपी वो सत्ता सब सुन रही है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि रेबेका किसी गहरे सदमे से गुजर रही है, वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। घर खरीदा जाता है, मजदूर डरकर भाग जाते हैं, उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कुछ ही दिन में परिवार शिफ्ट हो जाता है। रेबेका फ़ोन पर बात करती है। रेबेका फ़ोन पर फुसफुसाते हुए कहती है, हाँ मैंने फ़र्ज़ी एंट्री की थी, बिल चुकाने के लिए सब जायज़ है। नीचे क्लोई अपने कमरे में अकेली है। अकेलापन उसके चेहरे पर साफ झलकता है। वो रोते रोते सो जाती है। आधी रात को उसकी आँख खुलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके करीब है। वो डर के बजाय एक सहारा महसूस करती है। क्लोई काँपती आवाज़ में कपाट की ओर देखती है। नादिया, क्या तुम हो? वो सोचती है कि उसकी मृत दोस्त की आत्मा उसके साथ रहने आई है। अगले दिन क्लोई नहाकर बाहर आती है तो उसका फैला हुआ कमरा साफ सुथरा है। उसके बिस्तर पर रखी किताबें करीने से लगी हैं। क्लोई हैरानी से चीखती है, ये कैसे हुआ? लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। ये नादिया है। अब वो आत्मा से नहीं डरती, बल्कि उसे अपना रक्षक मानने लगती है। टायलर अपना दोस्त रायन को घर लाता है। रायन पहली नज़र में क्लोई को पसंद कर लेता है। टायलर उसे सख्त मना करता है, मेरी बहन से दूर रहना। एक दोपहर जब घर खाली होता है, रायन क्लोई से मिलने आता है। वो दोनों ड्रग्स लेते हैं। क्लोई अपनी उदासी और नादिया की मौत का गम रायन को साझा करती है। रायन सहानुभूति दिखाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। तभी कपाट भयानक आवाज़ के साथ टूटकर गिर जाता है। रायन हड़बड़ाहट में कहती है, लगता है कब्जा ढीला हो गया। क्लोई डरते हुए काँपते हुए कहता, नहीं ये वो है। उसे अपने चेहरे पर एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस होता है। वो समझ जाती है ये नादिया नहीं, ये कोई और है जो उसे रायन से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। रात के खाने पर क्लोई हिम्मत करके पूछती है, आप लोगों को कभी एहसास नहीं लगा कि इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है, कोई ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते? टायर और रेबिका हंसने लगते हैं। फिर टायर गुस्से में बोलता है, तुम पागल हो गई हो, नादिया की मौत ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया है। पिता गुस्से से कहते हैं, टायलर चुप रहो। सब छोड़कर चले जाते हैं। क्लोई रोती रहती है। उसी रात टायलर अपनी माँ को अपने बड़े कारनामे बता रहा होता है। उसने एक लड़की की प्राइवेट तस्वीरें लीक कर दी हैं। रेबेका उसे डांटती नहीं। आदर्शी इकाई ये सब सुन रही है। उसे ये दृश्यता पसंद नहीं आती। अगले ही पर टायलर के कमरे में चीख पुकार मच जाती है। उसके मेडल कप, किताबें, सब कुछ ज़ोर ज़ोर से टूट कर बिखर रहा है। ये सज़ा थी। डर का पूरा परिवार घर से बाहर भाग जाता है। रेबिका का पति एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाता है। साइकियाट्रिस्ट आते हैं, महसूस करते हैं कि अस्तित्व का दर्द क्लोई के सदमे से जुड़ा है। साइकियाट्रिस्ट गहरी सांस लेकर कहता है, ये अस्तित्व अतीत का नहीं बल्कि भविष्य का है। ये यहाँ कुछ बहुत बुरा होने से रोकने आया है। इसका संबंध इस खिड़की से है। वो कहती है कि क्लोई का मानसिक सदमा उसके लिए चौथा आयाम का द्वार खोल चुका है। ये इकाई भविष्य से आई है और एक गलत टाइमलाइन में फंस गई है। साइकिक उस पुराने 100 साल पुराने आईने पर लिखकर आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। तभी एक तेज़ नीली रोशनी चमकती है। साइकिक को ज़ोर से झटका लगता है और वो बीमार होकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने पीछे एक अधूरी चेतावनी छोड़ जाती है। समय बीतता है। क्लोई रायन के साथ खुश है। उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधर रहा है और चौथे आयाम के द्वार अब बंद हो रहा है। वो अब उस इकाई को महसूस नहीं कर पाती। एक दिन इकाई कपाट से झांकती है और देखती है रायन क्लोई के जूस में ड्रग्स मिला रहा है। इकाई टेबल हिलाकर जूस गिरा देती है।
क्लोई को कुछ अजीब नहीं लगता, वो बस सफाई कर देती है। अगले दिन शुक्रवार है। रेबेका और उसके पति घर पर नहीं है। रायन आता है, वो 2 गिलास जूस में ड्रग्स मिलाता है और एक टाइलर को पिला देता है। टाइलर बेहोश हो जाता है। रायन दूसरा गिलास लेकर क्लोई के कमरे में जाता है। क्लोई डरकर बोलती है, टाइलर कहाँ है? रायन मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, उसे सुला दिया है। क्लोई को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे जाने को कहती है, लेकिन रायन उसे ज़बरदस्ती ड्रग्स वाला जूस पिला देता है। क्लोई बेहोश हो जाती है। रायन शैतानी हंसी हंसता है, आह कितनी खूबसूरत हो। रायन अपने असली रूप में आता है। वो एक सीरियल किलर है। उसने नादिया और दूसरी लड़कियों को भी मारा था। वो एक पॉलीथीन शीट क्लोई के मुंह पर लगा देता है। वो क्लोई को तड़पाते हुए मारना चाहता था ताकि लगे कि मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। आदर्शी इकाई अब पागल हो जाती है। वो चिल्लाती है, हाथ पे मारती है, लेकिन क्लोई को छू नहीं पाती। चौथे आयाम की दीवार उसे रोक रही थी। आखिरी कोशिश में वो बेहोश पड़े टाइलर के पास आती है। वो उसे छू नहीं सकती थी, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति से उसके कान में चीखती है। टाइलर डर से उठ जाता है। क्या हुआ? उसे तुरंत याद आता है कि रायन घर पर है। टाइलर दौड़कर ऊपर जाता है और रायन को अपनी बहन को मारते हुए देखता है। गुस्से में वो रायन को पकड़ता है और दोनों झपटकर खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। कुछ हफ्ते बाद परिवार ये घर छोड़ रहा होता है। रेबेका पूरी तरह से टूट चुकी है। उसका बेटा, जिसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। रेबेका फुट फुट कर रोते हुए कहती है, मेरा बेटा, मैंने उसके लिए सब किया। इस गहरे सदमे में एक बार फिर उसके लिए चौथे आयाम का द्वार खुल गया था। वो उस 100 साल पुराने आईने के सामने खड़ी होती है और इस बार वो देखती है कि आईने में वो आदर्शी इकाई दिखाई देती है। रेबेका दर्द से चीख उठती है। रेबेका की आंखों में आंसू और विश्वास है। वो कहती है, वो टाइलर है, वो मेरा बेटा है, वो भविष्य से अपनी बहन को बचाने आया था। पिता और क्लोई पीछे से रोते हुए कहते हैं, टाइलर। रेबेका चिल्लाती है, लेकिन इकाई अब आज़ाद है। खिड़की से बाहर टाइलर की आत्मा आसमान की ओर उठ जाती है और यहीं पर मूवी की एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।